तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अपरिमेयता को सिद्ध करना सीख रहे थे, उसी तरह के और क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। तो आज एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 5 का ऋण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए विरोधाभास का प्रयोग करते हैं, और विरोधाभास में हमको जो प्रूफ करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। तो हमको दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानते हैं, माना 5 का ऋण में 2 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं भाई? 5 का ऋण में 2 को P by Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q का मौसर 1 है, ये भी मान लेते हैं हम लोग, यानी कि सरलतम रूप में है। P बटा Q सरलतम रूप में है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब ये देखिए, ये गुणा में है, इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो √2 बराबर आ जाएगा P by 5Q। जरा एक बात सोचिए, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक में हम गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। अंश भी पूर्णांक है और इसका हर भी पूर्णांक है। तो अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है, तो ये परिमेय होगा। परिमेय अर्थात जो आपका ये साइड है वह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि यह भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम एक जानते हैं कि करणीय में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के क्या है? बराबर है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है, और हम लोगों ने गलत क्या माना है? 5 का ऋण में 2 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने गलत माना है। तो मैं लिखता हूं, राइट हैंड साइड में संख्या परिमेय है, संख्या परिमेय है, परिमेय है, तथा लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि परिमेय संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है कि क्या कल्पना गलत है भाई? कि 5 का ऋण में 2 एक परिमेय संख्या है। कल्पना गलत है कि 5 का ऋण में 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह हमारी परिकल्पना गलत है, परिमेय संख्या है, तो सही क्या है? सही होगा 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही होगा, अपरिमेय संख्या है। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आप चाहेंगे बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग इसी तरह का अगला सवाल अब हम लोग पढ़ते हैं, और वो सेम इसी तरह का रहेगा, अपरिमेयता से ही संबंधित सवाल रहेगा, और वो भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन ये अपरिमेयता से संबंधित तीसरे तरह का सवाल है ये। तो चलिए अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं ये सवाल सिलेक्ट किया हूं, देखिए कैसा सवाल है। और ये सवाल है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, संख्या है। तो इस सवाल को भी हमें सिद्ध करने के लिए सेम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां P और Q ये पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। और मान लेते हैं P और Q का मौसा 1 है, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। ये भी आप लिख सकते हैं। माना P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब शुरू करता है। जब आपने इसे परिमेय संख्या माना है, तो आप इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये +5 है, उधर जाएगा -5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? q का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो p-5q और बटा में q। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को आप घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। और बटा में भी क्या है? पूर्णांक है। और अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, हर जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम पहले की तरह क्या है? राइट हैंड वाली संख्या आपका परिमेय है, और लेफ्ट हैंड वाली संख्या आपका अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि इम्पॉसिबल है। कभी भी अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इससे हमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने गलत माना है, हमारी कल्पना गलत है कि 5+3 एक परिमेय संख्या है। तो सही कल्पना क्या होगी? 5+3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे यहां पर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर है,
बराबर है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना गलत है? 5 प्लस करने में 3 एक परिमेय है, यह कल्पना गलत है। 5 प्लस करने में 3 एक परिमेय है, ये परिकल्पना हमारी क्या है? गलत है, परिमेय है, यह कल्पना हमारी गलत है। तो सही कल्पना क्या होगी? 5 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव भी करना था। अतः 5 प्लस √3 एक कल्पना गलत है। अतः 5 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इन्हीं हमें क्या करना है? प्रूव भी करना है। तो आपने देखा, इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो आपको विरोधाभास विधि का प्रयोग करना होगा, और अपरिमेय कह रहा होगा कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो आपको मानना होगा कि दी गई संख्या परिमेय है। तो चलिए हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित और एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हल करते हैं, और वह सवाल बहुत ही अच्छा है। तो मैं अब आपको सवाल बताऊंगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित। ये तो मैं सवाल बता रहा था अपरिमेयता से संबंधित। अब जो मैं सवाल बताऊंगा वो सवाल होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित। तो चलिए मैं एक बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं आपको। लिखा है, आपको क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, सॉल्यूशन। चलिए देखिए, आपको सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं संभव है? यदि 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगा तो यह 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आता है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसका 5 जो है गुणनखंड होता है, वो 5 से विभाजित होता है। तो यदि 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगा तो यह 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अर्थात 5 6 के घात n का गुणनखंड होगा। लेकिन 6 के घात n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो आएगा ये 2 गुणे 3 के पावर n, अलग अलग करेंगे 2 के पावर n 3 के पावर n, यानी 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 3 आता है, केवल 2 और 3 आता है और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है वो अद्वितीय होता है, अर्थात इसमें 5 नहीं आ सकता। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 6 के घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या आना संभव नहीं है, कोई और संख्या आना संभव नहीं है। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है वो अद्वितीय होता है, केवल क्रम को न ध्यान दिया जाए। इसका मतलब 6 के घात n का यह गुणनखंडन अद्वितीय है, अर्थात इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती। जब 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती तो कभी भी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमें आश्वस्त करती है कि 6 के घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर से संबंधित हम अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का मसप और लसप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 6, 72 और 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा 8 9 72, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे। ये 2 के पावर 1 होगा, ये 3 के पावर 1, ये क्या होगा 2 के पावर 3 होगा और ये 3 के पावर 2 होगा। 120 का गुणनखंड करेंगे तो 120 का यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60, फिर करेंगे ये होगा 30 और फिर ये करेंगे 15 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये आ रहा है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 इंटू 5। तो मौसा कैसे निकालते हैं भैया, मौसा पर कैसे निकाला जाता है? तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल हम लोग लेते हैं। तो देख लीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 2 है और ये 3 है, तो हम न्यूनतम घात लेंगे। तो 2 की घात न्यूनतम, यहाँ पर 2 की घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात क्या है, ये 1 है। तो 2 के पावर 1 मैंने 2 हो गया, 3 के पावर 1 मैंने 3, यानी 2 3 6, यानी कि मौसम पर इसका हो जाएगा 6। और हम लोग लसप निकालते हैं यदि इसका, तो लसप क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घातों का गुणनफल लेते हैं। यहां पर अधिकतम घातों का गुणनफल लेते हैं। अधिकतम घातों का गुणनफल लेते हैं हम लोग, गुणनफल। तो ले लेते हैं भाई। तो यहां पर दो गुणनखंड है, तो दो का मैक्सिमम पावर ये 3 हो गया। और क्या गुणनफल है? 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर ये 2 है। और 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर यहां पर 1 है, 5 का पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 8, और ये कितना होगा? 3 के पावर 2 9, और गुणे 5, 5 वाटे हो गया 40, और गुणे 9, 9 चौके 36, 360। तो 6 72 120 का मौसा पर 6 आया और लौसा पर 360 आया। तो एक और छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी तरह का। बहुत अच्छा सवाल है। आप चाहेंगे तो जो भी मैंने सॉल्व किया है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए, एक सवाल मैं ले रहा हूं, और ये सवाल है आपका, लिखा क्या है? लिखा है कि मौस 306 और 657 ये है 9 है, और लॉस 306 और 657 का मान पूछ रहा है, लौसा का मान पूछ रहा है इसके। तो हम एक सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं? सूत्र हम लोग जानते हैं, दो संख्याओं के मौसा और लौसा में और उन संख्याओं में क्या संबंध होता है? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा और गुणे लौसा। तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। मौसा कितना दिया है? 9 दिया है, और लौसा हमसे पूछ रहा है। तो यह 9 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। तो 306 गुणे 657, और ये 9 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, और ये हमारा हो जाएगा लौसा। 9 से भाग देते हैं हम, तो ये कटेगा 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36। तो 34 गुणे 657 ये लौसा हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 657 गुणे 34, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, और 4 6 24, 2 26, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 7 13 को 3, 9 2 11, 1 12, और 1 1 2, 22,338। तो इसका जो लौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 306 और 657 का मौसा 9 है, तो लौसा आपका क्या होगा? तो आपने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या 306 था, दूसरी संख्या 657 था, और मौसा 9 दिया था, लौसा आपसे पूछ रहा था। 9 गुणा में है, तो इधर आ गया भाग में, मैंने गुणा कर लिया, तो यह लौसा आ गया। तो ये जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको मैंने सिलेक्ट किया और आप लोगों तक पहुंचाया। तो मैं यह आपसे आग्रह करता हूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद।